Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं इंडियन पॉलिटी के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल 32 के बारे में बात करने वाली हूँ। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है और ये जो फंडामेंटल राइट है आपकी, ये राइट हमको अधिकार देती है कि अगर हमारी राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर रिट्स जुरिस्डिक्शन, रिट्स क्षेत्राधिकार के लिए। अब ये रिट्स क्षेत्राधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें किस तरह की रिट्स जारी की जाती हैं, किन किन परिस्थितियों में स्थितियों में इन रिट्स को जारी किया जाता है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन सभी रिट्स के बारे में जो अंडर आर्टिकल 32 दी गई हैं भारतीय संविधान में। शुरुआत करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप सभी के समक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे क्रेडेंशियल्स। मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है। मैं मास्टर्स हूँ सोशियोलॉजी में, मैंने MBA भी किया है। 8 साल से ज़्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं दोनों ही माध्यम यानी अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में कंफर्टेबल हूँ। आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जहाँ पर आप अपने किसी भी डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूजन के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप सेशन पर जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है अबाउट ओपनिंग ऑफ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटर, अनअकैडमी सेंटर, जो ऑफलाइन सेंटर है प्रयागराज में। जो भी बच्चे इलाहाबाद या उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं, यानी प्रयागराज या उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं और आप अपनी UPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के साथ। यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। बैचेस 15 दिसंबर से शुरू होंगे। लेकिन क्या केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है? नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है अर्ली बर्ड ऑफर की, जहाँ पे पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं 40% तक का डिस्काउंट इन ऑन द फीस। जो भी फीस होगी उसमें 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 30 नवंबर से पहले आपको एनरोल करना होगा। कोई और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडमिशन्स, कोर्सेज एटसेट्रा तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, एड्रेस आपको दिया गया है, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं रिट्स को समझने से। रिट्स एक्चुअली क्या? तो रिट्स एक तरह के आदेश हैं, ऑर्डर्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं भारत में, ताकि जो ऑर्डर्स हैं किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के, अगर किसी की राइट ब्रीच हुई है, लीगल राइट्स ब्रीच हुई है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। मतलब अगर कोई व्यक्ति, अग्रीव व्यक्ति, अफेक्टेड व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अपनी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट्स ये आदेश इशू करते हैं, रिट्स इशू करते हैं। या फिर लीगल राइट्स के केस में हो तो हाई कोर्ट इशू करता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि आर्टिकल 32 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर जो रिट्स इशू की जाती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती हैं फॉर दी फंडामेंटल राइट्स। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स के द्वारा जो रिट्स इशू की जाती हैं अंडर आर्टिकल 226, वो केवल फंडामेंटल राइट के केस में नहीं होती, वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ लीगल राइट्स के केस में भी हो सकती है, अगर उनका भी वायलेशन हुआ है, ब्रीच हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स केवल फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स इशू की जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स के लिए भी हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हाई कोर्ट का जो रिट्स जुरिस्डिक्शन है, रिट क्षेत्राधिकार है, वो थोड़ा विस्तृत है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलिए अभी आर्टिकल 32 जो है हमारा, जो कि फंडामेंटल राइट है, ये कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स दी हैं तो उनकी इन्फोर्सिबिलिटी भी इंश्योर की गई है अंडर दिस आर्टिकल। सो आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज देता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। किसी भी अग्रीव्ड सिटीजन की, जो भी एक जिसकी राइट्स का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, ब्रीच हुआ है, उसकी राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए इन रिट्स को हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से, जहां पर इनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाते हैं, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ना संविधान का, दिस रिट जुरिस्डिक्शन या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से है संविधान के।
ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बिना जो संविधान है वो एक तरह से उतने मायने उसके नहीं रहेंगे। और ये हमारे संविधान की हृदय और आत्मा है, सोल एंड हार्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि देखो राइट्स तो मिल गई आपको फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन अधिकार तो हैं, लेकिन अधिकार इंश्योर नहीं किए गए, एनफोर्सिबिलिटी इंश्योर नहीं की गई, तो उन अधिकारों के कोई मायने नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है ये उन अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए रेमेडी देता है। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, मुख्य ढांचे में आता है, तो इसको ना तो अब्रिज किया जा सकता है ना ही इसको हटाया जा सकता है बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने के बाद भी इसको हटा नहीं सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिट्स। अब हमने रिट्स तो समझ ली, बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया। रिट्स है कितने प्रकार की? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, 5 तरह के रिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेचुरारी और क्वो वारंटो। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है, ये एक लैटिन टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी और टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब व्यक्ति को प्रेजेंट करना है, टू हैव द बॉडी ऑफ कि भाई सामने समक्ष प्रस्तुत कीजिए। इस रिट को इशू किया जाता है जब किसी व्यक्ति को जिसको डिटेन किया गया है, चाहे वो जेल में हो, प्रिजन में हो या प्राइवेट कस्टडी में हो, उसको प्रेजेंट करना होता है कोर्ट के समक्ष। अगर कोर्ट ये हेबियस कॉर्पस की रिट जारी करते हैं तो, और उसको अगर लगता है कि जो डिटेंशन है उस व्यक्ति का, मतलब उसको गलत तरीके से डिटेन किया गया है, इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, तो ऐसे में कोर्ट उस व्यक्ति को रिलीज भी कर सकते हैं अगर वो देखते हैं कि डिटेंशन इलीगल है। ठीक है, जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये दोनों ही के लिए, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज, यानी जहां पर सरकार इन्वॉल्व है या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके लिए तो है ही, इशू की ही जा सकती है, साथ साथ ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी इशू की जा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है बच्चों जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के लिए इशू हो सकती है, एंड दिस इज द ओनली रिट जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ साथ पब्लिक अथॉरिटीज के साथ साथ किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है। अगला है मैंडेमस। मैंडेमस अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। तो मैंडेमस एक ऐसा ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जाता है टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब कोई निचली अदालत हो सकती है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, जिसमें उसको कमांड किया जाता है कि आप अपनी पब्लिक या स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको परफॉर्म कीजिए। इस रिट को उस केस में इशू किया जाता है। जो रिट है कमांड की, ये इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जब कोई भी गवर्नमेंट, सरकार, कोर्ट, कॉरपोरेशन या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसकी एक जिम्मेदारी है, जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स द पब्लिक, वो उसको करने में विफल हो जाते हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी। ये किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राइवेट संस्था के अगेंस्ट नहीं इशू की जाती, केवल और केवल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट की जाती है। ठीक है, क्योंकि सरकारी ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी जो है ना, उसको करने में विफल हुए हैं व्यक्ति, तो इसलिए केवल पब्लिक ऑफिसेज, अथॉरिटीज के अगेंस्ट। तीसरी है सेरिटोरी। नाउ सेरिटोरी लिटरली मीन्स टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाई करना। अब ये जो रिट है ना, ये इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि वो अपने से जो निचली अथॉरिटी है, कोर्ट है, जुडिशियल अथॉरिटी है, चाहे वो इंफीरियर कोर्ट हो या फिर ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी हो, कि उसके द्वारा जो एक आदेश दिया गया है, एक ऑर्डर दिया गया है, उसको क्वॉश कर दे, खत्म कर दे। मतलब एक ऑर्डर आया किसी निचली अदालत के द्वारा, किसी ट्रिब्यूनल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा, ऐसे आदेश को क्वॉश करने के लिए सेरिटोरी इशू की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इशू कर सकते हैं, हाई कोर्ट अपने से निचली अदालतों को कर सकते हैं, किसी ट्रिब्यूनल को कर सकते हैं, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी को कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो आवश्यक हैं इस रिट को इशू करने के लिए। क्या कंडीशंस हैं? देखो, बिल्कुल बेसिक बता दूं। बेसिक ये है कि पहली और मतलब मेन रिक्विजिट पता है क्या है? इट हैज़ टू बी समथिंग टू डू विद लॉ।
कानून की प्रक्रिया होनी चाहिए, लीगल कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोर्ट होना चाहिए, ट्रिब्यूनल या कोई एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसकी लीगल अथॉरिटी है टू डिटरमाइन द क्वेश्चन विद ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियल, मतलब कानूनी कार्रवाई यहाँ पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन्फीरियर होगा, अपने से निचली अदालत, अपने से निचली ट्रिब्यूनल, इस तरह से। जो इस तरह का कोर्ट, ट्रिब्यूनल या ऑफिसर है, उसने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, या फिर अपने क्षेत्राधिकार के बियॉन्ड जाके उसने ऐसा डिसीजन लिया है जो कि उसको दी गई है। जो एक क्षेत्राधिकार होता है, एक लिमिटेशन है भाई, आप इसके बियॉन्ड नहीं जाओगे, ये आपके क्षेत्राधिकार है, उसके बियॉन्ड जाके आप जजमेंट दे रहे हो अगर, या आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो, तो उसको क्वॉश करने के लिए ये आ सकता है। तो ये कब आता है? जब ऑर्डर पास होता है, ठीक है। नाउ दी ऑर्डर कुड बी अगेंस्ट दी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी हो सकता है, उस केस में भी रिट जारी होती है। या जो ऑर्डर है उसमें इट कुड कंटेन एन एरर ऑफ जजमेंट इन अप्रिशिएटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि कहीं ना कहीं कुछ उस केस से जो भी फैक्ट्स हैं उसको जज करने में कहीं गलती हुई है, तो इसको इशू किया जाता है। सिंपल सेरिटरी में ऑर्डर क्वॉश होता है, ऑर्डर पास किया गया है इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा, कोर्ट होना चाहिए, जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए, ऑर्डर पास किया गया है, उस ऑर्डर में बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाकर कुछ किया गया है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन यूज किया गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है प्रोहिबिशन की रेट। प्रोहिबिशन भी कहीं ना कहीं सिमिलर टू सेरिटरी है टू सर्टन एक्सटेंट, फॉर द फैक्ट कि ये बात करती है अगेन किसी ऐसे जुडिशियल प्रोसेस की, यहाँ पे जुडिशरी इन्वॉल्व है, लीगल प्रोसेस की। रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, इसका मतलब है फॉरबिड करना या स्टॉप करना, रोकना, बीच में रोक देना, कार्रवाई को रोक देना। इसको पॉपुलरली स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इस रिट को इशू किया जाता है जब कोई लोअर कोर्ट जो है वो अपनी जो लिमिट्स है या पावर जो उसमें दी गई हैं, जो उसका क्षेत्राधिकार है, उसके बियॉन्ड जाके कुछ कार्रवाई कर रहा है, तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए, उस पर स्टे लगाने के लिए इस रिट को इशू किया जाता है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय एनी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, किसको? टू इन्फीरियर कोर्ट, अगेन अपनी जो उससे निचली इन्फीरियर अथॉरिटीज हैं उनमें, क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो सकती है जिसमें कि उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आप इस प्रोसीडिंग को इस पर्टिकुलर केस में कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब कार्यवाही को रोकने के लिए, ठीक है, जहां पर उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस रिट के इशू करने के बाद जो प्रोसीडिंग्स हैं लोअर कोर्ट में वो रुक जाती हैं, दे कम टू अ स्टॉप। अब यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि दोनों सेम ही लग रही हैं, दोनों में सुपीरियर जो कोर्ट है वो इन्फीरियर कोर्ट के लिए, जुडिशियल अथॉरिटी के लिए ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो ये है कि जहाँ एक तरफ प्रोहिबिशन की जो रिट है वो अवेलेबल है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जब कार्रवाई चल रही है उस दौरान उस कार्रवाई को रोकने के लिए, वहीं जो रिट है सेरिटरी, इसको केवल तभी रिजॉर्ट किया जा सकता है जब ऑर्डर या डिसीजन अनाउंस हो गया है, मतलब ये ऑर्डर के आने के बाद आती है सेरिटरी। वहीं प्रोहिबिशन प्रतिबंधित करती है, बीच में ही ब्रेक, कि नहीं आप इसके आगे कंटिन्यू ही नहीं करोगे, ये ऑर्डर आने के बाद, डिसीजन आने के बाद रिजॉर्ट की जाती है, ठीक है। पांचवी और आखिरी रिट है द रिट ऑफ क्वो वारंटो। नाउ क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट वारंट्स, या बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, किस वारंट से। तो ये जो रिट है इसको इशू किया जाता है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को रिस्ट्रेन करने के लिए कि वो पब्लिक ऑफिस को ना होल्ड करे जिसके लिए वो एंटाइटल्ड ना हो। वो ऑफिस के लिए कोई व्यक्ति किसी ऑफिस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है और उसको ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में रिट इशू की जा सकती है क्वो वारंटो। यहाँ पर इस रिट के द्वारा जो भी व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट ये रिट आई है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कोर्ट को कि वो किस अथॉरिटी से उस ऑफिस में है, ठीक है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो किसी पब्लिक ऑफिस में है तो कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकता है कि अब इस ऑफिस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, और उस ऑफिस को कोर्ट वेकेंट भी डिसाइड कर सकते हैं, वेकेंट भी घोषित कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो बिना अथॉरिटी के किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है, जिस पर बैठने के लिए वो एंटाइटल्ड ही नहीं है, उस व्यक्ति के लिए रिट इशू की जाती है क्वो वारंटो की। अब ये केवल और केवल पब्लिक ऑफिसेज के केस में है। पब्लिक ऑफिसेज जो स्टैट्यूटरी ऑफिसेज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है, ये प्राइवेट ऑफिसेज के लिए नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पब्लिक ऑफिसेज के लिए।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो उस पद पर बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उस रिटायर्ड व्यक्ति को अपनी रिटायरमेंट के बाद उस पद पर बने रहने को क्वेश्चन इस रिट के द्वारा किया जा सकता है, बाय द रिट ऑफ क्वो वारंटो। ठीक है, आई होप आपको रिट समझ में आई होंगी। अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.